पहलू है जिसमें षड्यंत्र है, जिसके बारे में अखबारों में चर्चा ही नहीं होगी। आपने अभी सुना होगा किरण पटेल के बारे में, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया है कि अभी कश्मीर में पिछले 3 मार्च की खबर है, खबर निकली लेकिन 10 दिन बाद, कि एक आदमी को कश्मीर के पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो आदमी कौन थे? उनका नाम है किरण जगदीश भाई पटेल। वो कर क्या रहे थे? वो एक फर्जी विजिटिंग कार्ड के साथ पूरे कश्मीर में घूम रहे थे। उस कार्ड में क्या लिखा हुआ था? एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कि पीएमओ के एक प्रतिनिधि बन करके हम एडिशनल डायरेक्टर है पीएमओ में, ये विजिटिंग कार्ड लेकर के घूम रहे थे। उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। Z+ सिक्योरिटी लेकर के वो आदमी कहीं भी जा रहे थे। वो जो LOC है उस LOC पे जा रहे थे, वो गुलमार्ग में घूम रहे थे, जहाँ जहाँ घूम रहे थे उसका वीडियो बना करके इंस्टाग्राम में डाल रहे थे, ट्विटर पर डाल रहे थे, कर रहे थे सब कुछ 5 महीने से। तो सवाल तो खड़ा होगा कि इस समय जो कश्मीर है वो पूरी तरह से, वहाँ कोई सरकार नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, पूरी तरह सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड है, और भारत के कहीं भी किसी भूखंड का कोई हिस्सा हो जहाँ चप्पे चप्पे में सेना है, वो कश्मीर है। पूरी तरह से मिलिटराइज्ड स्टेट है। तो इतनी मिलिट्री, इतना डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अमित शाह के ही नेतृत्व में चलता है वो स्टेट। और वहाँ अगर किसी पटेल के लिए ये करना संभव है, एक तो नकली नोट विजिटिंग कार्ड लेकर के आकर के कहीं किसी को बोल दे कि हम पीएमओ के डायरेक्टर है, और कोई पीएमओ में चेक भी नहीं करता कि क्या वाकई इसी नाम का कोई डायरेक्टर है कि नहीं, और वो सीधा दे देते आइए आइए साहब आप Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूमिए। तो इसका मतलब इस देश में जो हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत सुरक्षा है, बहुत मजबूत, अमित शाह और मोदी की सरकार मतलब इतनी मजबूत सरकार है, वो मजबूत सरकार की असलियत ये है कि यहाँ कोई भी, गुजरात का कोई भी ठग आकर के पीएमओ का प्रतिनिधि बता करके खुद को वो कर सकते हैं। तो अगर हम या तो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत की सुरक्षा, भारत के पूरे व्यवस्था, इंटेलिजेंस, ये सरकार का जो दावा है कि हम इतना नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध है और भारत महफूज है, सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है। या तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, और दूसरा अगर है तब तो और खतरनाक बात है। दूसरा अगर दूसरी कोई बात है तब तो और खतरनाक बात है कि दरअसल ये जो किरण पटेल साहब घूम रहे थे, अब वो फंस, मामला सामने खुलासा हो गया, पकड़ में आ गया, कुछ ज़्यादा कर दिए, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उनके साथ 2 और लोग थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें एक का नाम है अमित पांड्या, जिनके पिता का नाम है हितेश पांड्या, और जो पिछले 5 टर्म से जो भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, मोदी जी के समय भी, मोदी जी के बाद जितने गुजरात में मुख्यमंत्री बने उनके PRO हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। PRO का बेटा भी इनके साथ घूम रहे थे, उनको छोड़ दिया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो क्या ये लोग वाकई वहाँ कुछ कर रहे थे? गुजरात में कहीं कुछ तैयारी चल रही थी? अभी तक तो हमें जवाब नहीं मिला। 2019 में पुलवामा कैसे घटित हुआ? पुलवामा में वो RDX कहाँ से आया? कैसे वो उतना बड़ा BSF CRPF का काफिला जा रहा है, उस काफिले के अंदर एक गाड़ी घुस गई और इतना RDX लेकर के, और इतना बड़ा धमाका हुआ और इतने लोग मारे गए, 40 या उससे भी शायद ज़्यादा संख्या में जो हमारे CRPF के जवान मारे गए। आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। आपके पास इसका जवाब नहीं है कि गुजरात में कश्मीर में एक DSP देवेंद्र सिंह, जिनको कश्मीर पुलिस ने पकड़ा, जो आतंकवादियों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और ऐसे कोई एक अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, एक DSP जब पकड़ में आते हैं तो कह रहे हैं कि भाई NIA वाले खूब छापेमारी करते हैं, फुलवारी शरीफ में आकर के लोगों के घर में छापा मार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आपके पुलिस के कोई बड़े अधिकारी जिनके ऊपर बिल्कुल बाजाब्ता ये प्रमाण है, सबूत है कि वो जो सरकार के नज़र में जो लोग आतंकवादी हैं, ऐसे आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। तो ऐसे आदमी जब पकड़ में आते हैं तो इन्होंने क्या किया? बस उनकी नौकरी से उनको छुट्टी करके उनको छोड़ दिया। तो आज किसी को नहीं पता वो देवेंद्र सिंह अभी क्या हुआ,
किसी को नहीं पता पुलवामा में क्या हुआ, किसी को नहीं पता कि किरण पटेल कौन थे और क्या कर रहे थे। तो क्या पता नहीं 2024 के लिए कोई तैयारी चल रही है कश्मीर में? क्या इस समय जो अमृतपाल प्रकरण चल रहा है पंजाब में, क्या पंजाब के अंदर जहां कल तक किसान आंदोलन की चर्चा थी, वहां आज लोग फिर खालिस्तान की चर्चा करने लगे? क्या यहाँ कुछ तैयारी चल रही है? क्या बिहार में जिस वीडियो के बारे में हमें पता चल गया, कोशिश हुई बताने की कि बिहार के मजदूर मारे जा रहे हैं तमिलनाडु में जा कर के, और वो पूरा का पूरा फर्जी वीडियो, उसको यहाँ पटना में शूट किया गया। पटना में दुकान से बैंडेज ला करके, बैंडेज और टिंचर आयोडीन ला करके कुछ करके एक नाटक करके एक वीडियो शूट कर दिया गया और प्रचार कर दिया गया कि भाई बिहार के मजदूर तमिलनाडु में मारे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या 2024 की जो तैयारी उसी के साथ साथ एक रामनवमी को जोड़ ले? तो सवाल हमारे सामने ये है कि क्या बिहार में हम इस पूरी साजिश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? कहाँ तक तैयार है? तो हमें लगता है कि बिहार में जिस मॉडल की हम बात करेंगे, जिस मॉडल को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर ये संभावना है, ये ताकत है, और अगर हम इतिहास में थोड़ा चले जाए तो 50 साल पहले इतिहास ने बिहार को गुजरात को जोड़ा था। 50 साल पहले जिस समय देश में आपातकाल का दौर आ रहा था, उस समय इंदिरा तानाशाही का दौर था, उस समय एक नौजवानों का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है गुजरात में, जिसका नाम होता है नवनिर्माण आंदोलन। एक नौजवानों का आंदोलन खड़ा होता है बिहार में, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति आंदोलन। गुजरात के आंदोलन में एबीवीपी वाले हावी थे, बिहार के आंदोलन में एबीवीपी वाले जूनियर पार्टनर थे, और यहाँ की समाजवादी धारा उस पर हावी थी, और अलग अलग कारणों से कम्युनिस्ट उससे थोड़ा अलग थे। लेकिन आज बिहार 50 साल बाद उस महागठबंधन की बात करें तो गठबंधन जो बना, भाजपा को छोड़ करके बिहार की सभी धारा, बिहार की लगभग सभी पार्टियां एक जगह पर हैं। तो अगर पार्टियां एक जगह पर है तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल हमें इस पर बात करनी चाहिए कि जो सरकार है वो बिल्कुल भाजपाई जो मंसूबा है, जो भाजपाई साजिश है, जो बौखलाहट है, वो सिर्फ पार्टी का नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है कि वो सत्ता से तो बाहर हुए थोड़ी देर के लिए, अब उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, हम फ्री हैं, फ्री होकर के हम बिहार में कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बिहार के पूरे बिहार को बर्बाद करके रख देंगे, ताकि इस बर्बादी के आधार पर, इस तोड़फोड़ के आधार पर, इस सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर, और बिहार के अंदर ये जो तांडव हम कर रहे हैं उसके आधार पर हमें 2024 में लोग सीटें दे दे, 25 में हमारी सरकार बन जाए। तो ये जो गुजरात, हम जो कहते हैं कि बिहार को गुजरात नहीं बनने देंगे, पूरे हिंदुस्तान में ये गुजरात मॉडल चलने नहीं देंगे, लेकिन हमें लगता है कि रामनवमी ने, और रामनवमी के बाद अमित शाह ने खुल करके जो बातें की, वो धमकी दे करके गए हैं कि बिहार के अंदर घुस करके गुजरात मॉडल, वो अभी घुस करके बिहार को बर्बाद करने के लिए आ गया है। तो हमें लगता है कि आज अगर हम बिहार मॉडल की बात करेंगे तो इतिहास ठीक है, इतिहास अपनी जगह पर है, इतिहास से ऊर्जा लें, इतिहास से सबक लें, इतिहास से प्रेरणा लें, इतिहास से जो ताकत हमें मिली है उस ताकत को बटोर के चलें। लेकिन जो आज की चुनौती है, जो आज की लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए बिहार तैयार हो, बिहार के अंदर तैयार हो, और बिहार मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अगर पूरे देश में लॉकडाउन के दौर में हमने देखा कि बिहार लौट करके आ रहा था, सूरत से बिहार लौट के आ रहा था, कर्नाटका से बिहार लौट के आ रहा था, पैदल चल करके हमारे मजदूर आ रहे थे, पूरे देश भर में बिहार है। और इसलिए आज अगर ये बिहार मॉडल की हम बात करेंगे फांसीवाद के खिलाफ, वो मॉडल जो न्याय पर आधारित हो, वो मॉडल जहाँ सच में ऐसा नहीं कि बराबरी की बात, जो थोड़ा सा ने कहा बराक ओबामा को कोट करते हुए कि आप जब इसकी बात करें वो कोई दूसरी बात कर दें, और जो अंबेडकर ने बार बार कहा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों मिला करके एक पैकेज है। अलग से लिबर्टी का मतलब नहीं है। अलग से अगर हम लिबर्टी की बात करेंगे तो जो ताकतवर है तो उसकी लिबर्टी है, उसकी लिबर्टी है कि हम कुछ भी करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके लिए वही लिबर्टी है। वो तो लिबर्टी की यही व्याख्या होगी। लिबर्टी के साथ हम इक्वालिटी की बात करेंगे, और इक्वालिटी के साथ हम फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, या हमने अपने पार्टी महाधिवेशन में फ्रेटर्निटी की जगह पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है इस बार, सॉलिडारिटी। फ्रेटर्निटी आजकल
सिस्टरहुड का भी शब्द चला हुआ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं, हमें लगा कि फ्रेटर्निटी से भी ज़्यादा आगे बढ़ करके हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए संकट में, आंदोलन में, न्याय के लिए, सच के लिए। तो वो सॉलिडारिटी होनी चाहिए हमारे बीच में आपस में, और ज़्यादा संवाद, और ज़्यादा एकजुटता, और ज़्यादा एकरूपता, एक बहुत और सचेत और सक्रिय ढंग से। तो ये जो फ्रेटर्निटी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये तीनों का पैकेज है। एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सकता है, और तीनों साथ साथ लेकर के चलेंगे, तभी तीनों में से किसी एक का भी मतलब निकलेगा और तीनों का एक संयुक्त मतलब निकलेगा। नहीं तो वो आपके इक्वालिटी को भी नहीं आने देगा, लिबर्टी का भी कोई मतलब नहीं है। जिनको लिबर्टी चाहिए, जो गुलाम है, जो सेमी स्लेव है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सबसे ज़्यादा लिबर्टी की ज़रूरत हमें है, सबसे ज़्यादा इक्वालिटी की ज़रूरत हमें है, सबसे ज़्यादा फ्रेटर्निटी की ज़रूरत, सॉलिडारिटी की ज़रूरत हमें है। तो हमें लगता है कि अभी परिस्थिति जो आई है, हम सब लोग इस पर बात करें, और AIPF के साथियों से भी हम यही अपील करेंगे कि इस चर्चा को, यहाँ तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। और बिहार में मॉडल का मतलब बिहार का वो जन आंदोलन, जिस जन आंदोलन ने कभी जनसंहार के सामने घुटना नहीं टेका, जिस जन आंदोलन ने कभी सांप्रदायिक हिंसा को, नफरत को, उसको मंजूर नहीं किया, और तमाम दमन झेलते हुए, जनसंहार झेलते हुए, जिसने हमेशा वो लिबर्टी, इक्वालिटी और सॉलिडारिटी का झंडा बरकरार रखा है, उसको आप वो ये जो स्पिरिट है, हमें लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बुनियादी ताकत है बिहार मॉडल में। और ये स्पिरिट जब तक है, और उस स्पिरिट को लेकर के हम चलेंगे, तभी, नहीं तो सिर्फ चुनाव के हिसाब से देखेंगे कि बिहार मॉडल मतलब 7 पार्टी का महागठबंधन है, ये बिहार मॉडल है, तो वो गठबंधन बनता रहता है, टूटता रहता है। गठबंधन के साथ लोग होंगे, लोगों की अपनी उम्मीदें होंगी, लोगों का संकल्प, लोगों का संघर्ष होगा, तभी गठबंधन की असली ताकत है। जो ताकत 5 पार्टी का गठबंधन था चुनाव में, 2020 के चुनाव में, तब भी हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया। आज नीतीश जी आ गए तो 7 पार्टी का गठबंधन है, लोगों की उम्मीद है पूरे देश की और बिहार के अंदर, और इस सरकार को बिल्कुल उस गठबंधन से जो लोग जुड़े हैं, जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है, जो इस समय पूरे देश की राजनीति आपसे कह रही है, उस हिसाब से इस सरकार को चलना होगा। अगर ये सरकार के मोर्चे पर भी हम कहीं पीछे रह जाएंगे, सरकार अगर डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो निश्चित तौर पर ये बिहार का मॉडल कमज़ोर रहेगा। तो बिहार का मॉडल जनता के आंदोलन से लेकर के आज जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन का भी जो कंडक्ट है, हम लोग लगातार शुरू से कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, कुछ बातें हो, चले। आज भी हम कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा जो मामला हो गया इस बिहार शरीफ के बाद, क्या हुआ हम सब लोग देख रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, सरकार कितना इससे पता है सरकार को, सरकार किस तरह से निपटना चाहती है, ये तो बिहार के लोग पूछेंगे, फिर देश के लोग पूछ रहे हैं, हम सब लोग भी पूछेंगे इस सवाल पर। और इस मॉडल को जो जनता का है, आंदोलनों का है, हमारे सबके एक तरीके से जन सरोकार और जन सहयोग पर आधारित जो मॉडल है, इसको लेकर के आगे बढ़े। और बिल्कुल निर्णायक समय आ गया है। कोई भी बात है तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि चुनाव में उन्होंने आकर के बिहार शरीफ को मॉडल बनाया, दंगा को मॉडल बनाया, बिहार शरीफ की हिंसा को मॉडल बनाया, सासाराम की हिंसा को मॉडल बनाया, और उस हिंसा के बल पर उन्होंने कहा कि 40 सीट हमें दे दीजिए, बहुमत दे दीजिए, और हम इस हिंसा के खिलाफ, जो हमारी अमन की ख्वाहिश है, जो हमारे बीच में एकता का संदेश है, हम इसके बल पर बिहार वासियों से अपील करेंगे कि एक भी सीट बीजेपी को बिहार के अंदर 2024 में ना मिले। और आने वाले दिन में ये जो राजनीति है, जो हिंसा पर आधारित है, दमन पर, लूट पर, झूठ पर, उस राजनीति को बिहार में कमज़ोर किया जाए, अलगाव में डाला जाए। हम भी बिहार की जनता से बिल्कुल ही अपील करेंगे। ये कहते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।